एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एक मजेदार कॉन्वर्जेशन इस वक्त चल रही है एंड वी हैव दोज 3 अंपायर्स ऑफ पाकिस्तान जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को एंड देड बी द पार्ट ऑफ दिस ICC T20 वर्ल्ड कप। एहसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड आसिफ याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े की किस्से कहानियाँ चल रहे हैं। मूविंग ऑन फर्दर, राशिद साहब एक बात, अभी जब एहसन रजा साहब ने एक बात की जिस पूरे टाइम फ्रेम से वो गुजरे, जिस तरह रिसर्जेंस ऑफ आई वुड से के एहसन रजा साहब हुई, कभी कहीं जहन में ये आया कि द वेल बीइंग ऑफ अंपायर्स, क्या उस वेल बीइंग को उस तरह देखा जाता है? बिकॉज एज फार एज आई नो जब प्लेयर्स रिटायर होते हैं दे हैव गॉट अ रिटायरमेंट प्लान PCB की तरफ से। क्या अंपायर्स का भी कोई रिटायरमेंट प्लान एज सच है? डू यू गेट पेड आफ्टर बीइंग रिटायर्ड? हम एक सर्टेन अमाउंट है व्हेन वी गॉट रिटायर्ड, तो उसके लिए भी PCB ने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, फर्स्ट क्लास अंपायर की, इंटरनेशनल अंपायर की, टेस्ट अंपायर की। लेकिन वो इतना ह्यूज अमाउंट या ऐसी अमाउंट नहीं कि जिसको आप कह लें कि वेल बीइंग है, दैट इज मिनिमल सा एक जो से है कि वो दिया जाता है और उसके बाद उसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसको बेसिकली जैसे टेस्ट क्रिकेटर्स को मिलता है, बेसिकली जैसे पाकिस्तान खेले जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया होता है उनको जैसे दिया जाता है, वैसा एज सच हमारी तरफ अंपायर्स के शोबे में ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ अंपायरिंग के लिहाज से ये आप जैसे आपने कहा कि अंपायर्स बहुत कम नज़र आते हैं, सारा शो होता ही प्लेयर्स के लिए, हालांकि उस पूरे मैच को कंट्रोल है वो अंपायर्स कर रहे होते हैं और वो बिहाइंड द सीन सारा चल रहा होता है। तो वो इस लिहाज से इसका वो इस तरह होता है और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली अंपायर्स की वेल बीइंग के लिए। कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि जिनको जो वो जब अंपायरिंग ख़त्म कर, जैसे इन्होंने अभी आसिफ भाई ने इसका जिक्र भी किया कि अंपायरिंग इज़ नॉट पार्ट टाइम जॉब नाउ, अंपायरिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। आप जब अंपायरिंग नहीं कर रहे होते तो आप पढ़ रहे होते हैं, आप नहीं पढ़ रहे होते तो आप देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या दुनिया में। और इतनी क्रिकेट हो गई है अब और इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं क्रिकेट को कि वो लॉस या वो चीज़ें जो कि सालों के बाद चेंज होती थी, अब हर साल उसमें कोई ना कोई नई अमेंडमेंट आ रही होती है। सो इट मीन्स कि अंपायरिंग इज ए फुल टाइम जॉब नाउ। सो अब उस लिहाज से अलग किस्म का कैच, वो बाउंड्री के जंपिंग कैचेस तो वो तो पहले रेयरिटी में दिखते थे, अब तो हर कोई कर रहा है। और अब हमें उनको फ्रेज करना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है दुनिया के लिए कि हम क्यों ये कर रहे हैं सारा। तो इट मीन्स अंपायरिंग इज नॉट पार्ट टाइम जॉब नाउ, अंपायरिंग इज अ फुल फ्लेज जॉब जिसके लिए आपको अपनी फैमिली, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आपको अपनी फैमिली की बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली सेक्रीफाई करती है इसके लिए, क्योंकि इतना हेक्टिक और इतना इससे जैसे कह लें कि इतना टाइम गिविंग जो है ये डिपार्टमेंट हो गया। मतलब अभी ईद पे आप लोग वहाँ होंगे, सो ईद आप लोग फैमिली के साथ नहीं, हम ईद हम फैमिली पे हम अक्सर शादियाँ, अक्सर चीज़ें को गमी खुशी बहुत सारी चीज़ों पे हम नहीं होते, हमारे बगैर ही सारा कुछ होता है। हमारे बच्चों की खुशियाँ जो होती हैं वो हम उस पर हम नहीं जा सकते, उनके रिजल्ट आ रहे होते हैं, उनकी क्लासेस का होता है, तो वो सारा कुछ सारा कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे ख्याल से पाकिस्तान में उस वेल बीइंग के लिहाज से वो इतना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसको शायद मैं ये कहूँगा कि एहसन भाई उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो जितने टाइम से ये इन्होंने इस अंपायरिंग में आए, जो इन्होंने देखा और जिस मरहले से ये गुजरे हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा गुजरे या कुछ ऐसा सिलसिला हो, तो वो इनका एक्सपीरियंस बहुत बेटर है उस लिहाज से। तो ये इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर वो है। इस पर मैं 1 मिनट की बात इस तरह करूँगा, अगर इसलिए तो मैंने कहा कि एहसन भाई ज़्यादा बेहतर थर्ड अंपायर से पूछना ज़रा इस तरह के PCB में बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हुई। 2012 में इंटरनेशनल पैनल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसमें अलीम डार साहब ने बड़ी कोशिश की तो वो हुआ 2011-12 की बात। फिर उसके बाद देखें, अब जो अच्छी चीज़ें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। PCB है इदारा है तो हम हैं आज जिस मकाम पे हैं, तो इदारे ने, हम चाह रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन था जो कि बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था इस हवाले से कि हमारा जब कैरियर ख़त्म होता है तो उसमें बेहतरी, उसके बाद हम कैसे उसमें अपने सर्वाइव और जो लाइफ होती है, तो लमसम तो मिल जाता है रिटायरमेंट पे। लेकिन जिस तरह PCB ने किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एलीट अंपायर्स और रेफरीज को भी मिलता है, PCB से हर रिटेनर मिलता है हर मंथ, और सप्लीमेंट्री पैनल को भी मिलता है, और फीमेल अंपायर्स को भी मिलता है, वो भी लास्ट ईयर से उन्होंने किया। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। लेकिन जो रिटायरमेंट वाला है ना, जिसमें पूरी दुनिया में होता है, जिसमें टेस्ट अंपायर वो रिटायर होता है, तो उसको भी जिस तरह टेस्ट क्रिकेटर्स की आपने बात, पेंशन आपके ख्याल में होनी चाहिए? बिल्कुल जी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो टेस्ट अंपायर जो है वो तो पहले तो चले ये था ना कि होम बोर्ड ने लगाने हैं,
तो मैं जिसका मंजूर नज़र लग गया वो लग गया। हाँ। तो अब आईसीसी में तो इस तरह नहीं है, तो हर बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे इस मकाम में आईसीसी के एलीट में आने के लिए 10-11 साल का अरसा लगा, ठीक है ना। तो टन्ना अब इतना आसान नहीं। तो ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि मेरा ख्याल है किसी भी इस अंपायरिंग के शोबे के लिए और किसी भी अंपायर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह प्लेयर्स को मिलता है पेंशन, आपके ख्याल में जो मैच ऑफिशियल्स हैं उनकी भी होनी चाहिए। अच्छा, और आखिरी एक और चीज़ है, देखें हम लोग अपनी बात करते हैं जी, हम मींस अंपायर्स और रेफरीज, हम स्कोरर्स को भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूँ, धूप में बैठते हैं। अभी आप देखें ये कितनी गर्मी है और जिस तरह अंपायर के बगैर मैच नहीं हो सकता, स्कोरर के बगैर भी थोड़ा सा उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि पीसीबी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, एटलीस्ट जो सीनियर्स हैं, ताकि इस शोबे में भी लोग अच्छे तरीके से आएँ और वो भी इसको भी अडॉप्ट करें, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल स्कोर बुक का भी एक रोमांस है अपना। जी बिल्कुल जी, स्कोर बुक का भी अपना एंड ऑफ द वो लॉज की बात है, रेगुलेशंस की, तो करेक्टनेस ऑफ स्कोर उसके जिम्मेदार अंपायर्स हैं। आसिफ साहब, ये सारी बातें हो रही हैं आज, चूँकि वाइट बॉल का दौरा है, हर तरफ वाइट बॉल, तो आप बहसीत अंपायर, आप सुर्ख गेंद को ज़्यादा पसंद करते हैं या आप भी वाइट बॉल क्रिकेट में अंपायरिंग ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, अगर बात करें कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो हमें सबसे आसान लगता है, तो उसको देखा जाए तो T20 फॉर्मेट जो कि वाइट बॉल फॉर्मेट है वो सबसे आसान फॉर्मेट है। लेकिन वो आसान इस हद तक है कि वो टाइम के लिहाज से, करने के लिहाज से वो सबसे टफ है, क्योंकि हर चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है और आपको क्विकली रिएक्ट करना है। जबकि बात दूसरी तरफ आ जाए रेड बॉल की तरफ, तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो खूबसूरती है, जैसा अभी बात हुई टेस्ट मैच की, कि अंपायर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, अगर उसने टेस्ट मैच नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि उसने अंपायरिंग के उस मिराज को टच नहीं किया। तो वो जो रेड बॉल क्रिकेट है उसका, चाहे वो प्लेयर की जिंदगी है चाहे वो अंपायर की जिंदगी है, उन दोनों में वो बराबर हैसियत रखती है, क्योंकि वो खाली टेस्ट ना के बैटर के लिए, ना के बॉलर के लिए, ना के फील्डर के लिए, वो टेस्ट एक अंपायर के लिए भी है। क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पर एक 5 दिन के टेस्ट मैच में 15 सेशन होते हैं, तो 15 सेशन में अगर आपने 14 सेशन बहुत अच्छे कर लिए और एक सेशन आपने खराब किया है, तो आपका पूरे का पूरा टेस्ट मैच जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अंपायरिंग की जो मिरास है, जो टेस्ट क्रिकेट है, आई थिंक कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपके साथ लेबल लग जाता है टेस्ट अंपायर का, तो फिर आप सबसे अहम अंपायर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मुझे मौका मिले। अभी रिसेंटली जो ग्रिड आया आईसीसी का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा भी टेस्ट अभी जो है वो होने लगा है उसमें, क्योंकि रिसेंटली मैं आईसीसी के इमर्जिंग पैनल में भी शामिल हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा नाम आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंशाल्लाह ताला मुझे मौका मिलेगा कि मैं भी अब ये टेस्ट मैच जो है वो करूंगा और मैं उस मिराज को अचीव करूंगा जो कि हर बंदा देखता है। इंशाल्लाह, गुड लक आपको, बहुत बहुत गुड लक। बट अब जरा हम थोड़ी सी सीरियस बातों से निकल के, जाहिर सी बात है इतने मैचेस आप लोग को फीस, बहुत सारे मजे मजे के इंसिडेंट्स भी होते हैं, बहुत दफ़ा बॉल भी खाई हुई होती है, जाहिर सी बात है बैटर। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमसे? गेंद तो काफ़ी दफ़ा लग चुके हैं, 2-3 दफ़ा तो मुझे याद है। लेकिन जो फनी है ना वो जी ऑस्ट्रेलिया आई थी, तो लाहौर में वनडे था। ओके। तो खुशदिल शाह ने वो मैच जिताया होगा, आपको याद होगा, नीचे से एकदम ही। तो ना बड़ी क्रंच सिचुएशन चल रही थी, उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो मैं बिल्कुल सीधा आ रहा था, तो मैंने उससे बचने के लिए रास्ता बदला, तो बॉलर ने ना उसके आगे पाँव कर दिया। अब पाँव की वजह से वो डायरेक्शन बदली, तो वो सीधा जो है ना, इतनी ज़ोर से हिट लगी थी, वो मेरे नाखून पे लगा ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पूरे दिल पे असर। तो मैं वहाँ ना नीचे बैठ गया। तो वो ये हुआ, मुझे लगने के बाद ना गेंद वो जाए सीधा बाउंड्री की तरफ जाता, अगर मुझे ना लगता, फील्डर ने पकड़ लिया तो सिंगल हो गई। तो वो मेरे पास आया खुशदिल शाह, बजाय मुझसे पूछने सर आप ठीक है, आप कहना पैनिक करते हैं, आपने ये क्या कर दिया, अच्छा खासा चौका हो जाना था, आपने वो चौका रोक लिया उनके लिए। मैंने कहा मैं यहाँ मर रहा हूँ और चौके नहीं पे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी वैल्यू कितनी है। गर्मी में प्लेयर को पानी भाग भाग के देते हैं, हमसे कभी नहीं पूछते, हमें खुद कहना पड़ता है यार एक पानी की बोतल। तो वो बजाय मुझे पूछने के, आप बिलीव करेंगे ये गवाह इस चीज़ के कि वो जो नाखून था ना वो ब्लैक हो गया, और मैं
जितनी पेन में था ना, मैं बता नहीं सकता। तो ये इस तरह होता है कि हमारे साथ चौका हो गया, साढ़ा चौका रुक गया जी। राशिद साहब, मैं एक वाक्य जो है ना वो आसफ भाई से उसको चोरी करता हूँ कि हमारी वर्कशॉप हो रही थी कुछ साल पहले इस DRS के ऊपर। तो डेनिस बर्न इंग्लैंड से आए हुए थे हमारी एम्पायरिंग कोचिंग के लिए। तो उसी में हमारे सबकी एक सिमुलेशंस हो रही थी। सिमुलेशंस के जो भी हमने बोलना है, जो करना है, सारा कुछ करते। एक हमारे डोमेस्टिक एक एम्पायर थे, तो वो DRS उनके लिए पहली दफ़ा था। तो उसमें एक बड़े रटे रटाए से फ्रेजेस होते हैं। थर्ड एम्पायर टू डायरेक्टर, वी हैव ए प्लेयर रिव्यू, और उसके बाद हम उसे देखते हैं कि स्टार्ट विद द फ्रंट टोन, दैन उसके बाद हम कहते हैं कि कैन वी चेक विद अल्ट्रा एज। अच्छा, उसके बाद अगला मरहला होता है, तो हम उसे सब यही रूटीन में कहें कैन वी चेक विद अल्ट्रा एज। तो वो एम्पायर उन्होंने बोला कैन यू चेक विद अल्ट्रासाउंड। तो उस वक्त तो किसी को समझ नहीं, उसके बाद सब यकदम से इतना हुआ कि अल्ट्रासाउंड। तो ये एक बड़ा फनी सा एक चीज़ हुई थी। और वो डेनिस बर्न जो खुद भी थे, वो बेचारे भी वो लूट पूट हो गए, हम सब के सब हो गए। तो माजर के साथ आसिफ भाई से तो ये वाला वाक़या फिर मैंने सुना दिया जी। आसिफ साहब, आपकी तरफ कौन सा कोई एक मज़े का ऐसा वाक़या जो कि इन फील्ड या फिर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ? मैंने वैसे तो वाकया से यूँ समझ लें कि जब से हमने स्टार्ट किया है तब से चूँकि हर लेवल पर काम किया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम किया है, फिर आगे रीजनल लेवल पे भी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच था। आपको पता है कि जब ये आज से कोई पुरानी बात होगी, अराउंड कोई 10-11 साल पुरानी बात होगी, तो उस वक्त आपको पता है जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए जो ये मैचेस होते हैं शायद वो उस तरह नहीं वो ले रहे होते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा होता है कि हमारी टीम जा रही है, खेल रही है, चलो रिप्रेजेंट कर रही है, यही काफ़ी है। तो वो एक टीम थे, तो उनके कोच जो थे वो लड़कों को बस ये कह रहे थे कि वो 3 दिन का मैच था, तो सेकंड डे मैच का रिजल्ट आ रहा था। तो अब वो ये सोच रहे थे कि यार कोई ऐसा तरीका कर हो जाए कि मैच आज ही खत्म हो जाए, कल के हमारे पैसे बच जाए। अब वो क्या हुआ कि वो मैच, उनके 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि बड़ा अच्छा खेलना शुरू हो गए, और वो मैच जो है वो लंबा होता चला गया और सेकंड डे क्लोज की तरफ जाना शुरू हो गया मैच। जैसे ही उनके 4 रन टीम के ऊपर हुए, यानी अब उन्होंने लीड भी खत्म कर दी, अब 4 रन ऊपर हो गए हैं और अभी भी उनके 7 खिलाड़ी आउट है। तो इसका मतलब है कि मैच नजर में ये आ रहा था कि अब ये 3 खिलाड़ी आउट होते टाइम लगेगा और फिर ये आगे चला जाएगा। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही उनका 8वां प्लेयर आउट हुआ, तो वो क्या कोच कहता है जी हमने डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा डिक्लेयर कैसे हो सकता है भाई, आपके 4 रन ऊपर हैं, आपके याद है? नहीं वो हमने डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा डिक्लेयर नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते इस तरह, ये तो गलत है, आपकी जो है वो इंटेंशन चली जाएगी कि ये किसी और एंगल में लेके जा रहे हैं। हाँ। नहीं जी हमारे दोनों लड़के अनफिट है, वो दोनों लड़के बैटिंग नहीं कर सकते। हमने कहा हाँ चलो ये हो सकता है, अनफिट हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये मानना पड़ेगा। अब मैच चले गए, अब 4 रन ऊपर थे, तो 5 रन जीतने के लिए दूसरी टीम को चाहिए थे, तो अंदर आए, वापस आए, जिस प्लेयर को उन्होंने डिक्लेयर किया था ये अनफिट है, उसी को बॉल दे दी, तुम पहला ओवर करवाओ। कि भाई ये क्या कर रहे हो, नहीं हो सकता। तो कई ऐसे वाकयात हैं जो इस लेवल की, छोटे लेवल की क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं, जो हमारे सामने आते हैं और ये होते रहते हैं। और जहाँ तक ये बात अभी राशिद ने भी की, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी बड़ी ऐसी चीजें होती हैं, बड़े ऐसे लतीफे होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं और एहसन भाई एक लेवल 2 का कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पर भी एक लड़के को हमने खड़ा कर दिया और हमने इसको क्वेश्चन किया कि एक लड़का है, उसको लगा है घुटने पे बॉल लगा है, तो बताएं अब वो क्या, घुटने पे बॉल लगा है, बाहर से फिजियो आया तो क्या होगा? कहता सर उसको चूंकि घुटने पे बॉल लगा, वो खेल नहीं सकता, तो उसका कंकर्शन हो गया। वो कंकर्शन हालांकि सर के ऊपर होता है, वो घुटने पे नहीं होता। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीजें जो कि जब हम कोर्स करवाते हैं या जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं या मैचेस में होते हैं तो होती रहती हैं चीज। हाँ, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया स्टेटमेंट को कि घुटने में, तो उन्होंने कहा कि घुटने पे होगा तो कंकर्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ याकूब साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपके लिए बहुत ज़्यादा नए ख्वाहिशात हैं। राशिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन रज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप 3 स्टंप्स हैं पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में, उम्मीद करते हैं कि कोई उड़ेगी कि नहीं, बरकरार रहेगी अपनी जगह पर, आगे भी दोबारा लगती हुई नजर। स्टंप्स ही बना दिया आपने कि बॉल ही लगती रहेगी आपको। तो बेल्स कहाँ गई फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, इसी के साथ हम ये दुआ करते हैं कि ये अंपायर भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में कामयाब रहें और पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में कामयाब रहे। जोर का जोड़ का वक्त ख़त्म हो चाहता है। सवेरा और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।